बन रहा था कि नहीं बन रहा था, कुछ डाउट है, बाकी बन रहा था ना। ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ा लेते हैं, फिर डाउट हम एक साथ करेंगे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा, सिलेबस नहीं बढ़ेगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। चलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो देखते हैं। लिखिए बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन की यार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थ्योरी समझ लीजिए बढ़िया से ना, समझ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपको इस दोनों वर्ड का मतलब समझना है कि परमुटेशन में करना क्या होता है मेरे को, और कॉम्बिनेशन में हम लोगों को क्या करना होता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, तो लिखिए परमुटेशन का मतलब होता है, लिखिए द वर्ड परमुटेशंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। द वर्ड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। The word permutation means arrangement of things, या arrangement of object लिख लोगे, means arrangement of object, arrangement of object in a definite order, in a definite order। देखिए अरेंजमेंट तो सबको पता होता है कि अरेंजमेंट करना है, बट इसमें ये वर्ड जो है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इन ए डिफिनिट ऑर्डर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन ए डिफिनिट ऑर्डर। मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, बट एक खास ऑर्डर में करना है, एक खास ऑर्डर में करना है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले पोजीशन पे कौन आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे कौन आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे कौन आ रहा है, वहां पे इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आप ऑर्डर का पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करेंगे, अरेंजमेंट का शकल भी चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, अगर इधर से देखा जाए तो पहले जगह पे ए है, दूसरी जगह पे बी है, तीसरी जगह पे सी है। लेकिन जैसे ही मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूं, यहां पे लिखता हूं बी ए सी, तो अब पहले जगह पे बी आ गया, दूसरी जगह पे ए आ गया, तीसरी जगह पे सी आ गया। क्या आपको लग भी रहा है कि ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है? आपको लग रहा है ऐसा क्या? जैसे आप समझिए, पहले कुर्सी पे यहां ए बैठा है, फिर दूसरी कुर्सी पे बी बैठा है, तीसरी कुर्सी पे सी बैठा है, लेकिन यहाँ पे पहली कुर्सी पे बी बैठ गया है कि नहीं बैठ गया, बताओ बोलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट कुर्सी पे, फर्स्ट चेयर पे बी आ गया है, सेकंड पे ए आ गया है, और थर्ड पे सी आया है। तो यहाँ पे सी तो आपस में पोजीशन इंटरचेंज नहीं किया, बट ए और बी इंटरचेंज किया। अगर मैं इस तरह से लिख दूं सी ए बी, तो ये कुछ और अरेंजमेंट हो जाएगा ना, बताओ। तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, जो भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, लेकिन अरेंज करने में करना क्या है, एक डिफिनिट ऑर्डर में काम करना है।
अगर अरेंजमेंट इन ए डिफिनिट ऑर्डर कम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर, बस इतना ही समझना। परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर। क्लियर है बेटा, बताओ। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन की जब बात होती है तो वहां सिलेक्शन, वहां अरेंजमेंट की बात नहीं होती है बेटा। जब हम कॉम्बिनेशन का बात करते हैं तो हम चीजें को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लो, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एकदम वर्ड समझना है, मीनिंग समझना है। अगर मीनिंग समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब देखो, मैंने यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं किया। ऐसा मैंने नहीं बोला कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर, ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब जब ऑर्डर की बात होगी तो अरेंजमेंट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, अरेंजमेंट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है बात? अरे राकेश, कहां पे रहता है देखो बच्चा। क्या समझ रहे हो, बोलो। Selection of object is called combination and arrangement of object in a definite order is called permutation। जैसे मान लिया, जैसे आपके पास A, B, C तीन लोग हैं, तीन अलग अलग लोग, और आपको दो की टीमें बनाना है। आपको दो का टीम बनाना है, तीन में से दो का टीम बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, A और B का टीम बना सकते हैं, या फिर A और C का टीम बना सकते हैं, या फिर B और C का टीम बना सकता है ना। अब कोई कहेगा सर मैं AB का टीम बना के नहीं, मैं BA का टीम बनाऊंगा। तो क्या ये जो टीम बन रहा है और ये जो टीम बन रहा है, क्या ये दोनों अलग अलग टीम है क्या? कोई AB का टीम बना रहा है, कोई BA का टीम बना रहा है, तो क्या दोनों अलग अलग चीज है या सेम चीज है? सेम है, हाँ। इसलिए सिलेक्शन में ऐसा नहीं बोला जाता है कि पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, दूसरी में तुम उसको सेलेक्ट किया। जैसे आप टीम सेलेक्ट होता है, तो टीम जब सेलेक्ट होता है तो जब नाम आता है तो ऐसे बोला जाता है कैप्टन रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, फिर ये मतलब 11 का नाम गिनाया जाता है और बोला जाता है कि इस 11 के टीम बने, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अच्छा सबसे पहले विराट कोहली सेलेक्ट हुए, फिर वो सेलेक्ट हुए, क्या कहते हैं, फिर वो सेलेक्ट हुए, क्या बोलते हैं उनको, रोहित शर्मा सेलेक्ट हुआ, फिर केदार जाधव सेलेक्ट हुआ। ऐसा नहीं होता, बस बोलता है कि हाँ टीम जो बना उनमें ये 11 प्लेयर हैं, ठीक है। अब वो 11 प्लेयर जो हैं, ठीक है, वो पहले कौन किन का नाम आया, बाद में किन का नाम आया, उससे क्या मतलब है, बट वो अल्टीमेटली टीम में 11 ही प्लेयर है ना। बात करो, समझो। जैसे यहीं पे तुम समझ रहे हो ना, यहीं पे मैं बोल रहा हूं। कोई बोलेगा कि जो है मैं A और B से टीम बनाया, तो कोई बोलेगा नहीं मैं B और A से बना रहा हूं। तो A और B और B और A से जो टीमें बनेंगे दोनों अलग अलग थोड़ी हैं, दोनों तो सेम ही टीमें हैं। इस टीम में भी A और B प्लेयर हैं, इस टीम में भी A और B ही प्लेयर हैं, दो प्लेयर अल्टीमेटली। आप लोगों को सिलेक्शन में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, याद रखिएगा। इन सिलेक्शन द ऑर्डर हैव नो इंपॉर्टेंस, बट इन अरेंजमेंट ऑर्डर हैव इंपॉर्टेंस। क्योंकि ऑर्डर का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जैसे ही हम जगह चेंज करते हैं, दोनों का जगह हम ऑब्जेक्ट का चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, तो क्या है अरेंजमेंट का शक्ल चेंज हो जाएगा। वो कुछ और फोटो रहेगा, फिर नया फोटो आ जाएगा, नया अरेंजमेंट आ जाएगा। समझ लो ना बात को। तो लिख लोगे नोट में, ये नोट में लिख लेना, इन सिलेक्शन, ठीक है, इन सिलेक्शन ऑर्डर हैव नो इंपॉर्टेंस, इन सिलेक्शन ऑर्डर ऑफ नो इंपॉर्टेंस। सिलेक्शन के केस में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है।
अब जो है चीजें को समझना है बढ़िया से, ठीक है। कुछ एक रिजल्ट्स हैं उसको अच्छे से समझना है, काम करना है। पहला जो है आप इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। थ्योरम भी बोल सकते हैं रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहले देखते हैं हम लोग, आपके पास हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट जो है हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, एलाइक ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। एलाइक ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझो, जैसे ए बी सी डी, ये चार अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्या? चार अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्या, बताओ। यहां पे ये चार अलग अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं बोलता ए बी बी सी डी, तो यहां टोटल ऑब्जेक्ट कितने होते? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या सातों अलग अलग दिख रहा है क्या? सातों का तस्वीर अलग अलग है क्या, बताओ। तो यहां पे देखो, ये एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया, ये एलाइक ऑफ सेकंड काइंड हो गया। मतलब यहां पे टोटल कितने कैटेगरी के ऑब्जेक्ट है? आप ऐसे समझो, कैटेगरी बना दो, ये फर्स्ट कैटेगरी का, ये सेकंड कैटेगरी का, ये थर्ड कैटेगरी का, और ये फोर्थ कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी में 2 आइटम है, सेकंड कैटेगरी में 3 आइटम है, थर्ड में 1 आइटम है, और फोर्थ में भी 1 आइटम। तो इसको बोलेंगे एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, एलाइक ऑफ सेकंड काइंड, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? बोलो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइक ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट का हम अरेंजमेंट अभी नहीं सीख रहे हैं। अभी हम किस तरह का ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सीख रहे हैं बेटा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सीख रहे हैं। समझ में आ रहा? बोलो। लिखो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज, number of ways to arrange, number of ways to arrange any different object, any different object, arrangement, number of ways to arrange any different object, number of ways to arrange any different object. Number of ways to arrange any different object taken R at a time, taken R at a time, इज इक्वल टू होता है NPR, बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। मैं ये प्रूफ भी करूंगा। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। सुन लो, NPR का मतलब क्या हुआ? n इंडेक्स में है ना, n ऊपर में लिखा जाता है ना, n ऊपर में, इस तरह से। NPR का मतलब क्या हुआ? n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, लेकिन n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, बट उसमें से सारे ऑब्जेक्ट अरेंज नहीं होंगे, अरेंज होंगे r ही। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, दैट मींस आपको r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, और करके लिख रहे हैं, और करके लिख रहे हैं, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज r ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज R object, number of ways to arrange R object from n different object, different RDIFFERENT, number of ways to arrange R object from n different object इज इक्वल टू होता है NPR
और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सुनो, अगर तुमसे बोला आप 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करो टेकन 4 एट ए टाइम, 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करो टेकन 4 एट ए टाइम, तो बताओ 10 को अरेंज करना है या 4 को अरेंज करना है? क्या बोला मैं? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर बोला आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है और उसको अरेंज करना है टेकन 4 एट ए टाइम, 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है टेकन 4 एट ए टाइम, इसका मतलब क्या है? 10 में से 4 ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। 10 में से कितने को अरेंज करना है बताओ? 4 को। सर 4 एट ए टाइम ना, मतलब 10 को ना अरेंज करना, 4 एट ए टाइम करके अरेंज तो होगा, कभी भी अरेंज होगा तो 4 ही अरेंज होगा, उसमें फिर सिलेक्शन आएगा। हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। नहीं समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे लिखा दिया साफ साफ बेटा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर बोला कहीं पे वर्ड बोला है अरेंज 15 ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट ए टाइम, अरेंज 15 ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट ए टाइम, तो आपको 15 नहीं अरेंज होगा, उस 15 में सिर्फ अरेंज कितना होगा? 5 ही होगा। मतलब आपको टेकन 5 एट ए टाइम का मतलब हुआ 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कितने ऑब्जेक्ट से? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। 5 ही अरेंज होगा, बाकी 10 अरेंज नहीं होगा। अब कौन 5 अरेंज होगा वो तो डिपेंड करेगा, उस सिलेक्शन पे होता है, हम बताएंगे अभी, ठीक है? या आप ऐसे समझ सकते हो, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, दैट मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट एट r वैकेंट प्लेसेस, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और भी करके लिख सकते हैं, और करके लिखते हैं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different object at number of ways to arrange n different object in r vacant places, r vacant places is equal to होगा npr बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। 3 तरीके से लिख दिया। अब तो उनको लगता है समझ में आना चाहिए आपको। जैसे देखो 10 लोग हैं और 4 कुर्सियां हैं, 10 लोग हैं 4 कुर्सियां हैं, तो 10 लोगों को 4 कुर्सियां पे बैठाना है, तो सोचो 10 लोग अरेंज हो पाएगा क्या? क्या 10 लोग कुर्सी पे बैठ जाएगा क्या? तो 4 ही तो बैठेगा ना, 4 ही ना बैठेगा। तो बेसिकली है क्या, अगर 10 लोग हैं 4 कुर्सियां हैं तो अरेंज करना है 10 को, लेकिन 4 कुर्सियां पे अरेंज करना है, तो क्या 10 अरेंज होगा या उसमें 4 ही अरेंज होगा? अरेंज तो होगा 4 ही, मतलब 6 खड़ा रहेगा, 4 ही बैठेगा। समझ रहे हो ना? तो इतने तरीके से तुमने लिख दिया। तुमको नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम का मतलब हुआ, तुम टेकन r एट ए टाइम बोलो, या फिर बोल सकते हो कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज r ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम का मतलब r ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, ठीक है, फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। या बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन r वैकेंट प्लेसेस। सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। क्लियर है? बोलो ये चीज। अब सुनना, सुनो, अब इसका हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ भी बहुत ही आसान है। देखो, मान लिया लेट a1, a2, a3, a4 डॉट 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 a be n distinct object
and are vacant places and are vacant places। जब अरेंज करोगे ऑब्जेक्ट को तो उनको किसी न किसी प्लेस पे तो अरेंज करोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट को जब अरेंज करना होगा तो आपको जगह का भी जरूरत होगा। तो हमको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो हमको इन ऑब्जेक्ट में से आर ही को अरेंज करना है, तो हम आर वैकेंट प्लेसेस कंसीडर करेंगे। अब ये आर वैकेंट प्लेसेस जो है इस तरह से हमने बना लिया, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, इस तरह से ये हो जाएगा rth प्लेस और ये हो जाएगा r-1th प्लेस। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो। अब देखो, तुम सोचो, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट n है और प्लेस r है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? r जगह भरना इंपॉर्टेंट है या सारे लोग को अरेंज होना इंपॉर्टेंट है? हाँ, आर जगह भरना इंपॉर्टेंट है, बेस यही पकड़ना है। काउंटिंग वाला सेम बनाएंगे सब। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसमें से कौन कौन बैठ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये आर प्लेस भर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो। यहां पे ऑब्जेक्ट एग्जॉस्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट एग्जॉस्ट होगा या जगह एग्जॉस्ट होगा? बोलो। जगह, प्लेस एग्जॉस्ट होगा, मतलब समाप्त होगा। काम है प्लेस को भरना, ठीक है? प्लेस जब भरेगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप अरेंज होगा, ठीक है ना? जब प्लेस भरेगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप क्या होगा? अरेंज होगा। तो इसलिए यही समझना है आपका। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है ना, बेजेज पूछा जाता है, और बेजेज पूछा जाता है किसका? जो एक्चुअली काम करना है। यहां पे काम क्या है? आपको आर प्लेस को भर देना। जैसे ही आपने आर प्लेस भर दिया तो आपका काम फिनिश। अब बताओ, यहां पे बेजेज क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर ये फर्स्ट जगह भरेगा तो काम कंप्लीट होगा नहीं। अगर सारे जगह भरेंगे तभी तो आपका वर्क कंप्लीट होगा बेटा। अगर सारे जगह को आप भर देंगे तभी जाके आपका वर्क कंप्लीट होगा। बोलो, होगा क्या? तो तुम बताओ, अब जो है फर्स्ट जगह के लिए कितना चॉइस है आपके पास? फर्स्ट जगह के लिए कितना चॉइस है आपके पास? नंबर ऑफ बेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। कितने चॉइस हैं? जितने लोग हैं उतने चॉइस हैं। जितने लोग आपके पास है उतने चॉइस हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है? या तो A1 आ सकता है, या तो A2 आ सकता है, या तो A3 आ सकता है, या तो A4 आ सकता है, या तो AN आ सकता है। आएगा तो कोई एक ही, लेकिन कितने तरीके से आ सकता है? n तरीके से आ सकता है, क्या बताओ? तो n इज द नंबर ऑफ बेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। दिस n शोज क्या? ये n क्या शो कर रहा है? ये n शो कर रहा है नंबर ऑफ बेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। बताओ, नंबर ऑफ बेज टू फिल सेकंड प्लेस, सोच के बताओ। n-1 बेज। क्यों होगा n-1 बेज? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। जो ऑब्जेक्ट यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो वो तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, तो फिर उसको हम फिर कैसे अरेंज कर सकते हैं? समझ में आ रहा ना? तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट यूज हो गया तो बच गया n-1 ऑब्जेक्ट। बताओ, इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? अब दो जगह भरने का मतलब दो ऑब्जेक्ट यूज हो गया, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितना होगा? n-2। सोचो, बोलो बोलो। इसके जगह पे कितने ऑप्शन होंगे? n-3। कोई बताएगा इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? r-1 प्लेस के लिए 2। नमूना हो क्या? सोचो ना यार, नमूना जैसा बात नहीं करो मेरे बेटे, सोच के बताओ हो क्या रहा है। सुनो, किसी भी प्लेस को सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है? हो क्या रहा है? किसी भी प्लेस को भरने के लिए उतना ही बेज है जितने पास आपके पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट है। पहला के लिए n ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए n-3। r-1th प्लेस के लिए कितने अवेलेबल ऑब्जेक्ट होंगे? सोचो। तुम सुनो,
r-1th प्लेस को कब भरोगे? जब r-2th प्लेस को भर लोगे तब ना। जब शुरू से लेके r-2th प्लेस तक भर लोगे तभी तो r-1th प्लेस को भरोगे। बोलो। तो r-1th प्लेस को भरने के पहले आपने r-2 प्लेस भर लिया, यानी कि आपने r-2 ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, तो रेस्ट क्या बचा? n-r+-2 बचा क्या? दैट इज ये बन जाएगा n-r+2 बेज होगा क्या? सोचो, बोलो, क्या rth प्लेस के लिए कितने बेज होंगे? rth प्लेस के लिए कितने बेज होंगे? n-r-1 होगा क्या? दैट इज n-r+1, n-r+1। चलो, सो टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा? बताएगा कोई? टोटल नंबर ऑफ बेज क्या हो जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ बेज हो जाएगा, सारे बेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेज for first place into number of page for second place into number of page for third place into number of page for fourth place। इस तरह से क्या हो जाएगा? n गुना n-1 गुना n-2 गुना n-3 गुना n-4 डॉट 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 गुना n-r+1 होगा क्या? बोलो। अच्छा, हमने आपको एक और चीज बताया, क्या ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है? क्या ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है क्या? और कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट क्या होता है? फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है क्या? कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट फैक्टोरियल में लिखा जाता है क्या? कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट फैक्टोरियल में लिखा जाता है। अच्छा, अब ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट क्या 1 से स्टार्ट हुआ है क्या? इसमें सबसे कहां स्टार्ट हुआ 1 से? कहां इसमें 1 कहां आ रहा है मेरे बेटे? कहां आ रहा है 1? अरे मेरे बेटे, एक मैंने लिखा 5 गुना 4 गुना 3 और एक लिखा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अंतर है ना दोनों में? ये 1 से स्टार्ट होगा तो ये फैक्टोरियल 5 लिखाएगा। क्या ये फैक्टोरियल n बन जाएगा क्या? सोचो। नहीं बनेगा। ये फैक्टोरियल n इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि n से तो स्टार्ट हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन लास्ट 1 तक नहीं गया है। अगर लास्ट 1 तक जाता तो ये n फैक्टोरियल बनता, यानी कि n फैक्टोरियल नहीं बनेगा। तो इस तरह का सवाल में हमने क्या बताया था? जैसे 5 गुना 4 गुना 3 लिखना है, जैसे 10 गुना 9 गुना 7 गुना 6 लिखना है, तो इसको हम क्या लिखते थे? सबसे बड़ा का फैक्टोरियल याद है? बोलो। और डिवाइडेड बाय क्या? जो सबसे बड़ा नंबर उसमें से जितना प्रोडक्ट है, जितना का फैक्टर है, जितना का प्रोडक्ट है वो घटा देते थे। तो 4 का प्रोडक्ट है तो 10 में से घटा दिया 4, तो 6 फैक्टोरियल होता था क्या? भूल गया क्या इतना जल्दी? तो ये बताएगा कोई? ये ऊपर n फैक्टोरियल लिखाएगा, यहां बताओ नीचे कितने का प्रोडक्ट है, यहां पे कितने नंबर का प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा कितना वैल्यू को गुना किया मैंने, ऐसा ऐसा कितना वैल्यू गुना है। अरे मेरे बेटे, इसमें कितना वैल्यू गुना है? बट हद हो यार, जगह तुम r भरा तो r ही प्लेस ना होगा, r ही फैक्टर ना होगा। ये पहला के लिए हुआ, ये दूसरा के लिए हुआ, तीसरा के लिए, चौथा के लिए, rth के लिए हुआ। जगह तुम r भरा तो r ही वैल्यू को ना मल्टीप्लाई किए हो। ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, ये तीसरा वैल्यू, ये चौथा वैल्यू, ये पांचवा, ये कौन सा वैल्यू है? लास्ट मतलब कौन? rth वैल्यू है ना ये। तो r ही फैक्टर ना है बेटा इसमें, हद हो यार। r फैक्टर है बेटा। तो बताओ नीचे क्या लिखा है? n-r फैक्टर लिखाएगा क्या आपको? ये तो बताया था मैंने आपको डायरेक्ट लिखने के लिए। आई तो पीछे एक्सरसाइज में सवाल भी, प्रूफ भी है इसका। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? NPR। इसी को हम क्या बोलते हैं? NPR। इसी को हम क्या बोलते हैं? NPR। ठीक है।
समझा कुछ? लिखो थोड़ा जल्दी सा, लिखो उसको जल्दी सा। चलो ये समझ गया? बताओ, सुनो, एनपीआर का फॉर्मूला समझ गया? एनपीआर कैसे आया? एनपीआर मतलब क्या हुआ? एनपीआर का मतलब हुआ, एनपीआर का मतलब हुआ और अरेंज कितने को करना? आर को। कितने से अरेंज करना? एन से। टोटल है एन, लेकिन अरेंज कितना होगा? आर। टोटल है एन, अरेंज होगा आर। समझा क्या? बोलो। आप ऐसे भी समझो, ये नीचे ये सफिक्स वाली जो होता है ना, ये वाली अरेंज होता है, ये वाली आइटम अरेंज होता है, ये टोटल होता है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 different object. Different word is very very important. Different object taken 4 at a time. Taken 4 at a time. तो क्या करूंगा? बोलो। 10 ऑब्जेक्ट में से अरेंज कितने को करना है? 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो लिखो क्या होगा? नंबर ऑफ पेज बराबर क्या होगा? बोलो। नंबर ऑफ पेज हो जाएगा 10p4। इसका वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 घटाओ 4, दैट इज कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि आ गया 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। आइए नीचे 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आ गया 90 इंटू 8 7 56, 9 7 9 6 54 और 9 5 45 5 50 50 40 हो जाएगा क्या? बोलो 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 बोलो। सुनो, अब देखो एक सिलेक्शन की बात करते हैं। हम जो है ना मिक्स करके सवाल बताएंगे, ठीक है? एक ही सवाल को देखो हम अभी जो है स्टार्टिंग फेज में 2-2 3-3 तरीके से बताएंगे, लेकिन फिर बाद में हम सबको 3-3 तरीके से नहीं बता सकते, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए शुरू वाली फेजेज में हम आपको समझाने के लिए हम आपको 2-2 3-3 तरीके से बताएंगे, जिससे कि आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उससे काम कर सकते हैं। बाद में सब सवाल को इसे नहीं बनाएंगे। आपकी बुक में बच्चे गड़बड़ाते कहाँ पे हैं? बच्चे गड़बड़ाते क्या हैं? वो कॉम्बिनेशन अलग समझते हैं, परमुटेशन अलग समझते हैं, क्योंकि आपके बुक में कॉम्बिनेशन का चैप्टर अलग है, परमुटेशन का चैप्टर अलग है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कहाँ मेरे को एनपीआर लगाना, कहाँ पे एनसीआर लगाना, वो बच्चे नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम मिक्स करके ही बताएंगे, ठीक है? अब देखो, हमने अरेंजमेंट तो कर लिया। लिखो, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। नंबर ऑफ वेज to select
नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, अब हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, ये दूसरा थ्योरम है। इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट n है, टेकन r एट ए टाइम, टेकन r एट ए टाइम। तो अब बताओ n ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमको टेकन r एट ए टाइम का मतलब हुआ कितने को सेलेक्ट करेंगे, r को सेलेक्ट करेंगे। इज इक्वल टू लिखा जाता है NCR। NCR का मतलब क्या हुआ, आपने सेलेक्ट किया r, टोटल कितना था n, टोटल था n, सेलेक्ट किया r, इसका मतलब NCR का मतलब ये हुआ बेटा, टोटल था n, आपने सेलेक्ट किया r, बराबर फार्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये फार्मूला कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, और करके बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट, मैंने कितने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, n ऑब्जेक्ट को या r ऑब्जेक्ट को, बोलो r, सेलेक्ट मैंने किया r ऑब्जेक्ट को, टोटल थे n। और बोल सकते हैं बेटा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट, टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ऑब्जेक्ट अलग शक्ल के हैं, अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ही शक्ल के ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लिया 4 पेन है आपके पास, तो पेन अलग अलग होता है या पेन एक ही शक्ल का होता है, बताओ बोलो। 4 पेन आपके पास है, चारों पेन ही ना है बेटा, चारों पेन ही है तो एक ही शक्ल का होता है। अब 4 पेन में 3 पेन सेलेक्ट करना है तो वहां 4C3 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 पेन है और 4 में से 3, मान लिया आपके पास ये 5 चौक है, ये मान लिया आपके पास, ये देख लो ये मान लिया आपके पास 4 चौक है। अब इसमें से तुम एक सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे 4C1 4C2 नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी तुम सेलेक्ट कर रहे हो तो चौक ही सेलेक्ट कर रहे हो। पहली बार सेलेक्ट किया तो भी चौक, दूसरी बार सेलेक्ट किया तो भी चौक, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ी सेलेक्ट किया, समझ रहे हो ना। NCR वाली फार्मूला कब लगेगा, आप जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उतने बार आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखेंगे आपके हाथ में। जितने बार आप चीजें को सेलेक्ट करेंगे उतने बार आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट हाथ में लगेगा। जैसे मान लिया राम है, श्याम है, मोहन है और राधा है, राम श्याम मोहन राधा। अब इसमें तुम जो है 2 को सेलेक्ट कर रहे हो, तो अगर तुमने पहली बार 2 सेलेक्ट किया तो राम और श्याम ये अलग हैं, अगली बार सेलेक्ट करोगे श्याम और राधा, तो आपके हाथ में देखो राम और श्याम अलग अलग है, यहाँ श्याम एंड राधा अलग अलग है कि नहीं, बताओ बोलो। ये डिस्टिंग्विश होना चाहिए। आप NCR लगाने का मतलब है, आपने NCR जैसे ही लगाया तो जैसे ही आपने R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आपके हाथ में R जो ऑब्जेक्ट होगा वो R कैटेगरी के ऑब्जेक्ट होंगे, वो R कैटेगरी के ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे आपने 10 में से 3 चीजें सेलेक्ट किया, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो 3 ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया वो तीनों जो है अलग कैटेगरी के ऑब्जेक्ट होंगे, सेम कैटेगरी के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे बेटा। समझ में आ रहा है बात? ये नहीं कि एलाइक ऑब्जेक्ट रहेगा, 5 गो चौक है उसमें 3 को चुनना है तो 5C3 लगा दोगे, गलत हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट भी हम बाद में देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम डिफरेंट वर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंट पे बहुत फोकस करना है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है बेटा NCR, इसका फार्मूला हो गया n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फार्मूला कहां से है वो भी बताऊंगा, पहले ये तो समझो। अब बताओ अगर 10 में से 3 चीजें चुनना है, 10 में से 3 चीजें चुनना है, 10 में से 3 चीजें चुनना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 10C3 होगा क्या? देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज
number of ways to select 3 objects from 10 different objects. From 10 different objects. समझ में आ रहा है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट. क्या आंसर होगा बताओ, जल्दी बताओ आंसर. नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? अरे बोलो. अरे बोलो. हाँ 10c3. सब लोग बोलो 10c3. क्या आंसर आएगा? 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल गुना 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल गुना 7 फैक्टोरियल कट गया. 10 गुना 9 गुना 8. 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2. ये 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8. 4 तिहाई 12 120 हो जाएगा. क्या बताओ? ठीक है. समझ में आ रहा है? बोलो. ठीक है. तो आपको एनसीआर वाली फार्मूला कब लगाना है? देखो सुन लो समझ लो. एनसीआर लिखने का मतलब आर ऑब्जेक्ट आपने चुना. टोटल कितने थे? एन में से आर चुना. बट ये एन ऑब्जेक्ट कैसे थे? एलाइक थे या डिफरेंट थे? ठीक है. तो ये 2 फार्मूला समझ गया. आप समझो. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. अच्छा ये 2-3 जो हम रिजल्ट बता रहे हैं इसको याद कर जाना. NC0 का वैल्यू होता है 1. याद रखना. NC1 का वैल्यू होता है, इससे फास्ट सवाल बनेगा. NC1 का वैल्यू होता है n. NC2 का वैल्यू होता है n -1 बाई फैक्टोरियल 2. ये आप वेरीफाई करके देख सकते हो. दैट इज n -1 बाई 2. NC3 का वैल्यू होता है n -1 n-2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3. दैट इज n -1 n-2 बाई 6. ये याद रखना. NC4 का वैल्यू होता है n n-1 n-2. आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो. n-3 बाई फैक्टोरियल 4. दैट इज n n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 24. इतना याद रखना. ये चारों रिजल्ट याद रखना है. NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 n n-1 बाई 2 होता है, NC3 होता है n n-1 n-2 बाई 6 और NC4 होता है n n-1 n-2 n-3 बाई 24. ये चारों रिजल्ट याद रखना. जैसे आपसे कोई पूछ दिया NC4 का वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 10. देख NC4 है तो 4 फैक्टर होता है. 4 फैक्टर मतलब 10 9 8 7 डिवाइडेड बाई 24. देखो कितना जल्दी कैलकुलेट होगा. 3 कैलकुलेट हो गया. बताओ 21 210. कैलकुलेट हो रहा फास्ट. रिजल्ट पता होगा तो बड़ा फास्ट कैलकुलेशन होगा. ठीक है. अच्छा एक और रिजल्ट में बताऊंगा, उसको याद रखना. अब मान लेते हैं तुमको 10C2 लिखना है. 10C2 तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 10 गुना 9 बाई 5 45. कट कर देनी बिना सॉल्व किए. याद रखना. ठीक है. कैलकुलेशन में आपको काम करेगा. एक और फार्मूला अगर ध्यान में रखते हो तो बड़ा जल्दी काम होगा. जैसे ये होता है NCR बराबर होता है NCn-R. अगर ये फार्मूला किसी को याद है तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है.
NCR बराबर होता है NCN माइनस R। यहाँ देखो R है, यहाँ N माइनस R है, N में घटा देते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 10C8, ठीक है, 10C8, तो ये वैल्यू किसके बराबर लिखा जाएगा बताएगा कोई? 10C2 लिखा जाएगा क्या बोलो इस फार्मूला से? R का वैल्यू 8 है तो N माइनस R। आप ऐसे समझो ना, जैसे देखो ये होता है R सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे R जो है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ये R सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है और N माइनस R रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम क्या करोगे, 10 में 3 चीजें चुनोगे तो 7 अपने आप रिजेक्ट होगा कि नहीं? 10 में से 3 चीजें चुनोगे तो 7 रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्शन क्या होता है? सेम होता है। ये होता है NCR, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट। ये तो आप देख ही लीजिए। NCN माइनस R होता है बेटा नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्ट N माइनस R ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्ट N माइनस R ऑब्जेक्ट। और कभी भी सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। जिस समय सिलेक्शन कर रहे होंगे उसी समय जितने का सिलेक्शन कर रहे होंगे रेस्ट का रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, लिख लीजिए नोट में। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। होगा या नहीं होगा सोचिए। जब कुछ चीजों को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसी समय बाकी चीजें रिजेक्ट हो रही होंगी या नहीं? तो लिख लेना सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। और ये भी लिख लेना नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्शन, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्शन, नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्शन। कोई बताएगा 12C8, 12C8 का मतलब क्या हुआ? 12 में 8 में 8 चीज चुना, तो जब 8 चीज चुने तो रिजेक्ट कितना हुआ होगा? 4। तो क्या ये 12C4 के बराबर दिखा देगा क्या? अब 12C4 का वैल्यू तो आराम से लिख लेंगे, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 अब आई 24। देखो कितना जल्दी कैलकुलेट हो रहा है। 11 गुना 45 क्या हो रहा है कैलकुलेट? ऐसे फार्मूला आपको लगाना होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लिखते हैं 20C17 तो बताओ 17 चीजें को आपने सेलेक्ट किया तो उसी समय रिजेक्ट कितना हुआ होगा? 3। तो ये 20C3 लिखा जाएगा क्या? और 20C3 लिखाएगा 20 गुना 19 गुना 18 अब आई 6 3 18 20 गुना 57 7 दूनी 14 5 दूनी 10 1 11 1140 आ जाएगा क्या? तो ये सब रिजल्ट याद रखोगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। कितना रिजल्ट याद रखना है? NC0 NC1 NC2 NC3 NC4, बस NC5 NC6 याद रखते हो, बहुत बड़ी बात है। आप NC4 से भी आपका काम चल जाएगा, कहीं का भी सवाल बन जाएगा। NC4 तक अगर आप याद रखते हैं तो आप आराम से काम कर सकते हैं। हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, नीचे 120 आ जाएगा ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया नीचे 120 आ जाएगा ना। 120 का पहाड़ा तुम जानते हो क्या? 24 का पहाड़ा जानते हो, 6 का पहाड़ा जानते हो, पहाड़ा मतलब टेबल। 120 का जानते हो क्या? इसलिए NC4 तक का स्टैंडर्ड लिया जाता है। हाँ तो याद कर लो ना, क्या दिक्कत है।
तुम्हारा सवाल आज बना के भेज दिए थे सूरज, बहुत दिन के बाद हमको याद आया, भूल गए थे। ठीक, हाँ हमको भूल गए थे, याद ही नहीं था। आज सुबह सुबह देखे मैसेज तो देखे, अरे तुम तो सवाल भेजा था। वो दिन बोला कि, तो हम बोले कि बना के भेज देंगे, हमको ध्यान नहीं रहा, फिर हम देखे नहीं। और आज सुबह सुबह मैसेज देखे तो तुम्हारा मैसेज व्हाट्सएप खोले, देखे मैसेज था, समझ गया था ना। चलो ठीक है, देखो अब देखो एक चीज बढ़िया से समझना, एक चीज एकदम एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम तुमको बताते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल हम तुमको बताते हैं। 5 बॉयज है, 5 बॉयज है एंड 3 चेयर है। आपको बोला है ये 5 बॉयज को 3 चेयर पे अरेंज करना है। सवाल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बेंच टू अरेंज 5 बॉयज इन 3 चेयर। लिखो सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ बेंच टू अरेंज 5 बॉयज इन 3 चेयर। फाइंड द नंबर ऑफ बेंच टू अरेंज 5 बॉयज इन 3 चेयर। फाइंड द नंबर ऑफ बेंच टू अरेंज 5 बॉयज इन 3 चेयर। सुन लो, अब देखो आपको जो है ना इस सवाल को आप कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला तरीका है आप काउंटिंग मेथड से बनाओ, लेकिन काउंटिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको यह देखना है कि एग्जॉस्ट क्या हो रहा है। काउंटिंग मेथड में यह आपको देखना होता है कि एग्जॉस्ट क्या हो रहा है। यहां पे क्या एग्जॉस्ट होगा? 5 बॉयज एग्जॉस्ट होगा या 3 चेयर एग्जॉस्ट होगा? हाँ, 3 चेयर एग्जॉस्ट होगा, यानी कि आपके पास 3 चेयर है, इस तरह से 3 चेयर है, ये फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर। तो आप यहां पे बेस किसको मानेंगे? चेयर को मानेंगे या बॉयज को मानेंगे? आपका अल्टीमेट वर्क क्या? आपका अल्टीमेट वर्क है चेयर भर जाना, ठीक है। जब चेयर भर जाएगा तो बॉयज अपने अरेंज हो जाएगा। तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट चेयर को अरेंज करने का कितना तरीका, फर्स्ट चेयर को भरने का कितना तरीका? 5, सेकेंड के लिए 4 एंड थर्ड के लिए 3। बताओ नंबर ऑफ बेंच कितना आ गया? समझ में आ रहा है क्या? 5 गुना 4 गुना 3, 100 बच्चों का 20, 60। नंबर ऑफ बेंच कितना हो गया? 60। ये पहला मेथड, ठीक है। मेथड 2, क्या आपने सीखा है प्रॉपर्टी? क्या सीखा है आपने? 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा क्या? 5p3 नंबर ऑफ बेंच। क्या आ जाएगा? सवाल कुछ भी पूछे, आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ बेंच, तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ बेंच खाली लिखिएगा। क्या करना है? 5 में कितने को अरेंज करना है? 5 लोग हैं, 3 कुर्सियां, तो अरेंज 3 ही लोग होंगे। आप अब चेंज कर दिए सिचुएशन, 5 लोग हैं, कुर्सियां 3 हैं, तो 5 लोग हैं, कुर्सियां 3 हैं, यानी कि आपको 3 ही लोग को अरेंज करना है। अब आपको 3 ही लोग को अरेंज करना है। अब कुर्सियां भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाइए। अब 5 लोग हैं, 3 कुर्सियां हैं, तो कितने लोग 3 कुर्सियां पे अरेंज होंगे? 3 लोग, यानी कि 5 में से 3 का अरेंजमेंट करना है। क्या हो जाएगा? 5p3 हो जाएगा। क्या आप बोलो? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3। बोलो बोलो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, अब आई 2। ये भी 60 आया क्या? देखो आप चीजें को समझ के काम करो। देखो जैसे हम फार्मूला चेंज कर रहे हैं, स्टेटमेंट हमारा बोलने का तरीका चेंज हो जा रहा है, समझने का तरीका चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा है नहीं? अब 5 बॉयज है, 3 चेयर है। जब हम काउंटिंग मेथड से बात कर रहे थे तो पहले देख रहे थे कि इंपॉर्टेंस किसका है, कौन सा चीज एग्जॉस्ट हो रहा है। जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसको बेस मान ली। समझ में आ रहा है? बोलो। और जब हम यहां पे बात कर रहे हैं 5 बॉयज है, 3 कुर्सियां हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 कुर्सियां पे तो 3 ही लोग बैठेंगे, इसका मतलब 5 में से 3 ही को अरेंज करना है, तो 5p3 लगा दिया। ठीक है। तीसरा तरीका जो सबसे कारगर होता है, जो हम बार बार यूज करेंगे मैक्सिमम सवाल में, हम 2 ही तरीका यूज करेंगे। सुन लो,
ये 5p3 NPR हम नहीं यूज करते हैं, NPR हम यूज ही नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे या तो काउंटिंग वाली मेथड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर हम यूज करेंगे ये जो तीसरा मेथड बता रहे हैं कॉम्बिनेशन वाली। सुनना, अब क्या है देखो, कुर्सियां 5, लोग 5 है, 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 B5, कुर्सियां 3 है, चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3। अब बताओ 5 कुर्सियां पे, सॉरी 3 कुर्सियां पे कितने लोग बैठेंगे? 3 लोग। तो आपके पास 3 लोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब बताओ वो 3 कुर्सियां पे आपकी मनपसंद के लोग होंगे या कोई भी 3 हो सकते हैं? कोई भी 3 हो सकता है ना। आपके मनपसंद का क्यों होगा? बोला है कि ये 5 लड़के को 3 कुर्सियां पे बैठाना है, तो मनपसंद से करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बेंच थोड़ी आएगा। आपने पसंद से 3 को चुन लेंगे, अच्छा तुम आ जाओ तुम आ जाओ, गलत हो जाएगा ना, बाकी के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, चीजें समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास कुर्सियां 3 हैं, लोग 5 हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 कुर्सियां के लिए 3 लोगों को चुन लेंगे। तो बताइए 3 कुर्सियां के लिए 3 लोगों को चुनना है, इसका मतलब 5 में से कोई 3 चुना जाएगी, तो 5 में से कोई 3 चुना गया तो 5C3। क्या आपका इवेंट कंप्लीट हो गया? क्या आपका इवेंट चुनना था या अरेंज करना था? तो अभी तो आपने अरेंज किया नहीं है, अभी तो आपने अरेंज किया नहीं है, अभी तो पहला स्टेप किए हैं। पहले आपको जितने लोग को अरेंज करना था उतने लोग को चुन लिया, तो ये 5 में से 3 चुन लिए जिनको आप अरेंज करना चाहते हैं। अब जो 3 लोग आ गए उनको अरेंज करना, तो 3 लोगों को 3 जगह पे बैठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 3। समझ लीजिएगा, आगे हम बताएंगे जस्ट फार्मूला। जितना जगह जितने लोग उसमें n फैक्टोरियल लगता है। अगर 5 जगह 5 लोग तो 5 फैक्टोरियल, 6 जगह 6 लोग तो 6 फैक्टोरियल, 7 जगह 7 लोग तो 7 फैक्टोरियल, 8 जगह 8 लोग तो 8 फैक्टोरियल। तो आपके पास 3 लोग आ गए, क्योंकि 3 जगह के लिए आपने 3 लोग चुना था, 3 जगह के लिए 3 लोग, तो 3 जगह पे 3 लोग कैसे अरेंज हो गए? फैक्टोरियल 3। ये टोटल नंबर ऑफ बेज हो गया। इसको भी आप सॉल्व कीजिए, क्या आ गया? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3, ये कट गया, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 5 का 20 या 60। आ गया क्या आंसर? बोलिए। अब ये चीज को बढ़िया समझिएगा। दैट मीन्स अरेंजमेंट क्या है? आप कोई बता सकता है अरेंजमेंट क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है क्या? अरेंजमेंट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस और नॉट? अरेंजमेंट इज ऑलवेज 2 स्टेप प्रोसेस। अरेंजमेंट क्या है? 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है? चीजें को सेलेक्ट करना, एंड दूसरा प्रोसेस क्या है बताओ? पहला प्रोसेस क्या है? चीजें को सेलेक्ट करना, एंड सेकंड प्रोसेस क्या है? सेलेक्टेड चीजों को अरेंज करना। मैंने क्या किया? मैंने पहले 5 में से 3 को चुन लिया और फिर 3 चुने हुए लोग को अरेंज कर दिया। तो लिख लो, नोट्स में लिख लो, अरेंजमेंट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। क्लियर हो रहा है? बोलो। लिखो, अरेंजमेंट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। अरेंजमेंट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। अरेंजमेंट क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर ले। फर्स्ट सेलेक्ट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बोलो। एंड स्टेप 2 क्या है? देन अरेंज द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अरेंज द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो मैं एक फार्मूला बना दे रहा हूं, नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर होगा,
नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर, इसी फार्मूला को मैं बार बार यूज करूंगा, नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर होगा नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्या बोलो सही बोला, अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर नंबर ऑफ सिलेक्शन, दैट इज एनपीआर। अगर एन में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो एनपीआर हो जाएगा। अब एन में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो पहले हम आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज एनसीआर, फिर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे आर फैक्टोरियल। देखो यहां से फार्मूला बन रहा है क्या है, एनसीआर का, ये फार्मूला बन गया, एनसीआर का देखो फार्मूला बन गया, एनपीआर बाई आर फैक्टोरियल, एनपीआर का फार्मूला हो गया फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, अब बाई आर फैक्टोरियल, ये सॉल्व हो गया एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया क्या, बोलो एकदम क्लियर है ना, कि कहीं दिक्कत हो रहा है तो बताना हमको। अब एक और रिजल्ट याद रखना, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अरेंजमेंट जो होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, पहले आप चीजें को सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। देखो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल टुगेदर, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट की बात हो रही है अभी, टेकन ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, टीओजी टुगेदर कैसे लिखते हैं बेटा, टीओजी टुगेदर, टेकन ऑल टुगेदर इज इक्वल टू होगा एनपीएन बराबर एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, 10 चीजें हैं, 10 चीजें को 10 जगह पे अरेंज करना है, आपको सारे को अरेंज करना है, एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, यानी कि जितना जगह उतना ही ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा, बोलो। Number of ways to, number of permutation in different object taken all together, that means number of ways to arrange n different object in n places, और करके लिख सकते हैं number of ways to arrange, number of ways to arrange n different object, different object in vacant places बराबर होगा NPN बराबर होगा इनफैक्ट। ये देखो सुनो, बेस और इंडेक्स बराबर हो गया, बेस और इंडेक्स बराबर हो गया, इसका मतलब जितना जगह उतना ही ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आप देखो, मान लिया लेट, ये प्रूफ भी कर लेते हैं, A1 A2 A3 ये सब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और जगह आपके पास कितना है, n जगह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से ये nth प्लेस है। बताओ पहले के लिए कितना पेज n, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, बताओ nth प्लेस के लिए कितना जगह, कितने पेज होगा nth प्लेस के लिए, nth प्लेस भरने के पहले आप n-1 प्लेस भर चुके होंगे, तो n में से n-1 घट गया, क्या बचा होगा, एक ऑब्जेक्ट, तो nth प्लेस के लिए एक पेज होगा क्या, बोलो, और n-1th प्लेस के लिए कितना पेज होगा, 2 पेज होगा। अब टोटल पेज कितना हो गया, टोटल पेज कितना हो गया, टोटल पेज कौन सा वाला क्या हो गया, n गुना n-1 गुना n-2, इस तरह से कहां तक आ गया बताओ, 2 into 1, 1 से लेके n तक का गुना क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है क्या, तो चीजें समझ में आ रहा है, 5 जगह है, 5 लोग हैं, तो क्या आंसर होगा, हाँ
अब 5 लोग हैं 5 जगह तो सेलेक्ट करने की जरूरत है क्या? अब 5 लोग हैं 5 जगह तो काहे सेलेक्ट करोगे, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बोलो बोलो मेरे बेटे। अब एक फार्मूला भी हम आपको प्रूफ कर देते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल 01 कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। जो भी बताया बेटा, जिसको चीज बताया उसको बढ़िया से समझना है। सवाल तो हम अभी करेंगे ही। देखो NPR बराबर हमने बताया n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल बताया ना। पुट n बराबर r बराबर n, r को हम इनपुट करते हैं, r को हम क्या बना देते हैं n। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n बन जाएगा क्या, और नीचे n माइनस n आ जाएगा। तो n का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अभी बताया। n का मतलब फैक्टोरियल n अभी बताया, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। क्या दिख रहा है 0 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा। ये पे प्रूफ किया 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। समझ में आ रहा है कैसे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, ये हमने तुमको बता दिया। आज हमको लगता है सवाल तो नहीं बताया, बट हम कॉन्सेप्ट बहुत कुछ दे दिए तुमको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको अरेंजमेंट की बात होगी तो दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए, बताइए पहला थॉट क्या आना चाहिए दिमाग में। हाँ पहले थॉट आना चाहिए दिमाग में सिलेक्शन, मैं चीजें को सेलेक्ट करूं और फिर सेलेक्टेड चीजों को मैं क्या करूं, अरेंज करूं। ठीक है, तो अब आज जाने तो आज है ना, ठीक है। चलो अब हो सकता है, सुनो क्या बोल रहे हैं, कल देखो अभी क्लास में हो सकता है कि सब तक छुट्टी हो जाए 2-4 दिन, ठीक है, नया साल आ रहा ना, तो 2-4 दिन छुट्टी हो सकता है, हम बता देंगे, मैसेज कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन है तो छुट्टी देना बहुत ही आसान है, लफड़ा नहीं है, ठीक है, हम बताएंगे। क्या जी बोल रहा है।